मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फलन x टू y डिफाइंड है तो कुल फलनों की संख्या कितनी होगी x टू y। अगर x के पास इतने एलिमेंट हो और y के पास इतने एलिमेंट हो तो ये एक ही है कि बहु एक है। बहुत सारे बच्चे देखते कहेंगे बहु एक है सर, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग तो इससे कनेक्ट हो गए। मैं कहूँगा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है सर? करके दिखा दूँ। देखो सम x लिखो, जैसे आपने लिखा 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 बचेगा, यानी अगर ये 2 लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा। y को या फिर y1 को x1 का प्रतिबिंब बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत बार यूज़ करूँगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो संबंध यानी रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम फलन पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के उदाहरण संख्या 7 से लेकर 14 तक का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। मतलब जो 1.2 का बेस है ना पूरा, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 1.2 हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तो यार देखो, यहाँ पर समझते हैं पहले कि फलन क्या होता है। हालांकि आप क्लास 11 में पढ़ भी चुके हो। एक बात और कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ इस लेक्चर की, साथ ही साथ जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी भी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @हिंदी मीडियम आर्मी। ठीक, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फलन क्या होता है। ठीक है, देखो फलन क्या होता है। फलन एक टाइप का संबंध यानी कि रिलेशन ही होता है। ठीक है, एक खास रिलेशन को हम संबंध बोलते हैं। किस खास रिलेशन को? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक समुच्चय x से y है ना, एक समुच्चय x से समुच्चय y का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यदि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का समुच्चय y में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको आपको और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई संबंध है ना, जो x टू y है। जो संबंध कहाँ है? x टू y। अब यही संबंध फलन कहलाएगा। यही संबंध फलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फलन बन जाएगा अगर x के जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो y के अंदर। इसी बात को मैं तोड़ के अगर समझाऊं, जो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन करी है, इसी को तोड़ के समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको तोड़ के छोटे छोटे 2 स्टेट में बनाया जा सकता है। पहला कि x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि x का कोई भी अवयव छूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब होगा x के अवयवों का, है ना, एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, किसी भी अवयव का एक से ज्यादा नहीं होगा। अब इसी चीज को मैं और अगर आपको समझाऊं, है ना, और बेहतर तरीके से, तो आप यहाँ पे एरो डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक है, एरो डायग्राम से समझो। ठीक है, मान लो कि जो अपना फलन है वो एक समुच्चय x से y डिफाइंड है। ठीक है, या यूं मान के चलो कि अब ये फलन नहीं, सिर्फ रिलेशन मान के चलो, संबंध है। अब फलन होगा कि नहीं आपको बताना है। ठीक है, जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए और आसान बनता जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं x के पास, वो मान लो है x1 x2 x3, और जो y के पास है वो मान लो यहाँ पर है y1 y2 y3 y4। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है समझाने में काम आएगा अलग अलग केस में कि कौन सा फलन है, कौन सा नहीं है, क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो इसको, है ना, पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी सर, पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखो, मान लो x1 संबंधित हो गया y1 से, अभी मान लो संबंध है। ठीक है, x2 संबंधित हो गया मान लो इससे, ये संबंधित हो गया मान लो इससे। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये जो संबंध है ये फलन बन पाया कि नहीं, क्योंकि फलन एक टाइप का संबंध ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डेफिनेशन को देखूंगा। इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि समुच्चय x में जितने भी अवयव हैं उन सभी का y में एक और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। सभी का होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखो x1 का प्रतिबिंब है, x2 का भी है, x3 का भी है, सभी का है। और क्या किसी भी x के 2 प्रतिबिंब है क्या? नहीं, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है ना। तो मतलब कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो संबंध था ये फलन भी है, ये फलन भी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखो, अगर x y से रिलेट हो रहा है, x y से संबंधित है, तो यहाँ पर y को या फिर y1 को x1 का प्रतिबिंब बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत बार यूज़ करूँगा।
क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब या इमेज, है ना, प्रतिबिंब या फिर मैं कभी कभी इमेज भी बोल दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। और x1 को y1 का पूर्व प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे इसको, पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे ना। ये सभी टर्म जो है, ठीक है, ये सभी जो टर्म है आप याद रखना, ठीक है। पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे या फिर प्री इमेज बोलेंगे, है ना, या फिर क्या बोलेंगे, प्री इमेज, ये चीजें याद रखना भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो x के जितने भी अवयव हैं सभी का y में क्या है, प्रतिबिंब है, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, और केवल एक ही है। तो ये तो हो गया। अब जरा इस पे आते हैं, है ना। अब मेरे कहने का मतलब है इस पे आ जाओ भाई अब, ठीक है ना। अब आप इस पे आ जाओ, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समझो कि चलो x को x1 y1 से रिलेट हो गया, ठीक है, x2 y1 से रिलेट हो गया, ठीक है, x3 y2 से रिलेट हो गया, मान लो ऐसे है। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये फलन है, बिल्कुल है सर। क्यों, क्योंकि हमें फलन है या नहीं है वो देखने के लिए सिर्फ यहाँ देखना है, यहाँ पे नहीं देखना कि कौन रह गया छूट गया, कुछ नहीं। फलन होने के लिए सिर्फ इसको देखोगे, जो शुरुआत वाला समुच्चय है नहीं x को। यहाँ पे आपको देखना है कि कोई खाली ना रह जाए, मतलब देखो x से भी तीर निकल रहा है, x2 से भी तीर निकल रहा है, x3 से भी तीर निकल रहा है, और कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो 2 तीर चला रहा हो, यानी कि एक से ज्यादा तीर नहीं मार सकता यहाँ से जो भी तीर मार रहा है, ठीक है। तो मतलब सबका एक ही प्रतिबिंब है। अब वो अलग अलग हो सेम हो वो एक अलग चीज़ है, उस पे हिसाब से टाइप्स ऑफ फंक्शन बनेंगे, लेकिन फंक्शन या फिर फलन होने के लिए क्या है कि एक बंदे का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना, और सबका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फलन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड हो गया होगा कि ये है। यहाँ पे आ जाओ सर, मान लो x1 y1 से रिलेटेड है, x1 ही y2 से भी रिलेटेड है, x2 इससे रिलेटेड है, ये वाला मान लो इससे रिलेटेड है। अब मुझे बताओ कि ये जो संबंध है x2y, क्या ये फलन बनेगा, हम बोलेंगे नहीं सर, ये फलन नहीं बनेगा, ये फलन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे x ने 2 तीर चला दिए। मैंने कहा कि तीर चलाने वाला बंदा एक से ज़्यादा तीर नहीं चला सकता। आप ऐसे याद रखो कि जो तीर चला रहा है वो एक से ज़्यादा तीर नहीं चला सकता है, लेकिन जिसको जाके तीर लग रहा है उसको एक भी तीर लग सकता है, एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तीर चला रहा है ना वो एक से ज़्यादा तीर नहीं चलाएगा, मतलब एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होंगे किसी भी एलिमेंट के। लेकिन पूर्व प्रतिबिंब किसी एलिमेंट के हो सकते हैं अलग अलग, जैसे y1 का पूर्व प्रतिबिंब x1 भी है, x2 भी है, वो ठीक है, बट वो ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है। तो एक केस और देखो, मान लो यहाँ पे x1 y1 से रिलेटेड हो गया, ये वाला इससे रिलेटेड हो गया, और ये किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है, तब भी ये फलन नहीं होगा, तब भी ये फलन नहीं होगा सर, तब भी ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि प्रत्येक अवयव का होना चाहिए प्रतिबिंब। यहाँ पर तो इसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं बन पा रहा ना, ये किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिंगल रह गया, तो यहाँ दिक्कत है, ये भी फलन नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है क्या, इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि ये फलन क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, है ना, तो ये खैर आप सीख चुके थे क्लास 11th में, है ना, बट फिर भी अच्छा। इसके अलावा आपने प्रांत सह प्रांत पढ़ा होगा, डोमेन कोडोमेन, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो प्रांत का मतलब है जो भी एलिमेंट रिलेटेड होंगे किसी ना किसी से। अब हमें पता है फलन बनने के लिए सबको ही रिलेट होना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये जो समुच्चय होता है ना, यही प्रांत हो जाता है, यानी कि यही डोमेन हो जाता है, प्रांत यानी कि डोमेन। रिलेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता, रिलेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये पूरा का पूरा समुच्चय ही आएगा डोमेन में। क्यों, क्योंकि इसमें जो रिलेट हुआ, जो एलिमेंट उनका समुच्चय बनाओगे तो, लेकिन यहाँ पर क्या सब ही रिलेट होने चाहिए, सभी रिलेट में सब आ जाएंगे, यानी वो पूरा पूरा आ जाएगा। और ये दूसरा वाला होता है समुच्चय, इसे बोलते हैं सहप्रांत यानी कोडोमेन। ये सब चीज़ें याद करो, हमने पढ़ी हुई थी क्लास 11th में, है ना, कोडोमेन, ठीक है। PDF मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोडोमेन हो गया। और जो परिसर होता था रेंज, याद करो, जो परिसर होता था रेंज, परिसर में क्या होता था कि जिसको जाके तीर लग रहा है, जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो y1 y2 y3 इनका एक समुच्चय बना दो तो परिसर बन जाएगा। इस केस में बात करूं तो y1 y2 का समुच्चय बना दो तो परिसर बन जाएगा। इस केस की बात करूं तो y1 y2, खैर यहाँ पर ये तो संबंध ही नहीं है, सॉरी फलन ही नहीं है, संबंध तो है, ठीक है ना। ऐसे वहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए, फलन क्या होता है, उसका परिसर क्या है ना, सहप्रांत क्या है, प्रांत क्या है, वगैरह वगैरह, है ना।
प्रतिबिंब किसको बोल रहे हैं, पूर्व प्रतिबिंब किसको बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ पता है तो एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर अपना फलन मान लो सेट x यानी समुच्चय x से y में डिफाइंड है, तो कुल कितने फलन हो सकते हैं जो x टू y, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया x के पास मान लो इतने एलिमेंट हैं और y के पास इतने एलिमेंट हैं, तो x टू y हम कितने फलन बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट x के पास कितने एलिमेंट या कितने अवयव हो, मान लो m अवयव हो, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y, इन समुच्चय y, ठीक है, मान लो ये n हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे x टू y कुल फलनों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, कुल फलनों की संख्या। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर फलन x टू y डिफाइंड है तो कुल फलनों की संख्या कितनी होगी x टू y। अगर x के पास इतने एलिमेंट हो और y के पास इतने एलिमेंट हो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट y के पास जितने भी हैं उसकी पावर में लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट x के पास जितने हैं। इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी कह सकते हैं सर कि देखो x के पास m एलिमेंट, y के पास n एलिमेंट, y के पास कितने n एलिमेंट और x के पास कितने m एलिमेंट, यानी n की पावर m। मैं डायरेक्ट वैसे क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि कई बार हम n और m में भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट x वाला कौन सा था, y वाला कौन सा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। आप समझ जाना, जो x के पास एलिमेंट है वो एक्सपोनेंट में जाएगा और बेस क्या बनेगा, जो y के पास एलिमेंट था। ठीक है, अच्छा अगर इतना ठीक है, अच्छा संबंधों की संख्या याद है, इसको भी लिख लेना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ वगैरह में काम आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि x टू y, अगर x टू y है ना, x टू y कुल संबंध कितने होंगे, कुल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, है ना, कुल संबंध कितने होंगे भाई। तो इसके लिए आपको याद रखना ये होता है 2 रेज़ टू द पावर m इंटू एन। अब आप यार mn समझ गए होगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 रेज़ टू द पावर m इंटू एन। ये हमने क्लास 11 में पढ़ लिया था, है ना, संबंध के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के डिस्कशन हमने नहीं किया था, ये हालांकि करना चाहिए था, बट अभी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये बात क्लियर हो गई। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ये वाला, हालांकि PDF तो आपको मिल ही जाएगी, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ये वाला। अब आगे चल लेते हैं भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फलन, यानी कि फंक्शंस के टाइप्स। ठीक है, प्रकार, फलनों के प्रकार। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है 1 1 और मैनी 1। ठीक है, 1 1 और मैनी 1। मैं कई बार इंग्लिश वाले वर्ड यूज करूँगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बैठ गया दिमाग में। तो जब भी मैं 1 1 बोलूँगा आप समझ जाना मैं एक ही फलन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, याद रहे, है ना, इंजेक्टिव या एक। जो एकाकी और एक है ये पर्यायवाची की तरह समझ लो यूज हो रहे हैं, है ना। इंग्लिश में 1 1 बोलते हैं या इंजेक्टिव बोलते हैं, एक ही बात है। हिंदी में एक बोलते हैं, एक बोलते हैं, एक ही बात है। होता क्या अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसी तरह से मैनी 1 फंक्शन जब भी मैं यूज करूंगा तो आप समझ जाना कि बहु एक की बात कर रहा हूँ। बहु एक नाम से ही क्लियर हो जाता है इनका, समझाता हूँ कैसे, है ना। पहले समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फलन है जो x टू y डिफाइंड है, इसको हम एक 1 1 या फिर एक यानी कि इंजेक्टिव बोलेंगे। कोई सा एक वर्ड पकड़ लो यार, ज़्यादातर मैं एक या 1 1 बोलूँगा। ठीक है, कहलाता है, कब कहलाता है, यदि, इंपॉर्टेंट यहाँ से है, यदि f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब जो है वो भी भिन्न भिन्न हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। इसके आगे जो टेक्निकल में चीज़ लिखी हुई है वो बाद में देखेंगे, पहले यहीं समझो। ठीक है, यहीं समझ लो पहले। ठीक, यहाँ पर आओ। ठीक है, मान लो ये फलन है, ठीक है, फलन है ये भाई। ठीक है, मान लो इसके पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो है x1 और ये y1। ठीक है, चलो मैं इसको ना नंबर में लिखता हूँ। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मान लो 1 जो है 4 से रिलेट हो गया, 2 5 से रिलेट हो गया, 3 6 से रिलेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग एलिमेंट जो x के पास हैं उनकी इमेजेस भी, यानी कि प्रतिबिंब भी अलग अलग आ रहे हैं। इसका 4, इसका 2, इसका 6। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ का एक बंदा वहाँ के एक बंदे से ही रिलेटेड है। एक बंदा एक बंदे से रिलेटेड है तो इसको बोलते हैं एक यानी कि एक या फिर एक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं 1 to 1, यानी एक से एक 1 1। ठीक है, बात समझ में आई।
तो ये क्या है, ये है 1 1 फंक्शन। ये क्या है सर, ये है 1 1 या फिर एक ही फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 या एक ही। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इंग्लिश में भी आप याद करते चलना कि किसको क्या बोलते हैं, काम आएगा आपके, ठीक है, अगर आपको कभी स्विच करना पड़ा है ना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो ये काम आएगा आपके। क्लियर होगी बात इतनी? अच्छा, एक और चीज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक जो है ये 5 से रिलेट हो गया, 2 जो है ये भी 5 से रिलेट हो गया, 3 मान लो किसी भी रिलेट हो जाए, इससे रिलेट हो जाए, उससे भी रिलेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक से ज़्यादा लोग अगर एक से रिलेट हो गए, एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, है ना, मान लो यहाँ पे अगर ये 4 है और इससे हो गया तब भी वही बात रहेगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ अगर एक से ज़्यादा हो तो हम उसको बोलेंगे बहुत सारे, यानी बहुत, यहाँ पे क्या बोलेंगे, भले ही वो 2 हों, बस वो एक से ज़्यादा नहीं, तो बहुत सारे किससे रिलेट हो गए, किसी एक से, भले एक से भी हो रहा हो इसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत वाला आ गया, बहुत सारे किसी एक से हो गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बहु एक, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है x टू y, ये बहु एक है, ये क्या बन जाएगा, बहु एक, यानी कि मैनी टू वन, मैनी लोग एक लोग से कनेक्ट, एक से कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, जैसे नाम वैसा ही काम, है ना, बहु एक, बहुत सारे एक से, एक बंदा एक बंदे से, एक बंदा एक बंदे से, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसको तो याद करने में कोई दिक्कत उक्कत होनी चाहिए नहीं भाई, क्लियर हो रही ना बात, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे कोई छूटेगा नहीं, छूट ही जाएगा जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सारे उदाहरण नहीं दिए हैं, यहाँ कोई छूट जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता था कि यहाँ पे 4 हो और ये इससे रिलेट हो जाए तब भी वही बात रहेगी। यहाँ पर कोई बंदा छूट जाता है या नहीं छूटता है, उसके हिसाब से जो टाइप बनेगा फंक्शन का वो एक अलग कैटेगरी में आएगा। अभी आपको बस ये देखना है कि लिंक कितने से हो रहा है, एक बंदा एक बंदे से ही लिंक हो रहा है तो एक ही है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा, चाहे 2 बंदे एक से हो जाए, 3 बंदे एक से, मतलब एक से ज़्यादा लिंक हो गए तो बहु एक है, यानी मैनी वन है, मैनी टू वन। यहाँ तक बात क्लियर है अगर, ठीक है, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अभी। अच्छा, मैंने आवाज़ की रिकॉर्डिंग चालू करी थी ना, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से समझ में आया तो मैंने एरो डायग्राम समझाया, अब जरा जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो समझ लो एक बार, वो समझ लो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, जो ये चीज़ हमने पढ़ी इसी को कह रहे हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग टू x के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 का तात्पर्य ये होना चाहिए कि x1 x2 बराबर है, तब ये 1 1 होगा। कहने का मतलब है, जिसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि भैया देखो, मान लो x1 x2 ये समुच्चय x में थे, है ना, इफ अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कहीं भी आपको दिख जाए, तो अगर ये इम्प्लाई कर दे, ये इम्प्लाई कर दे कि x1 बराबर x2 था, तब तो ये 1 1 फंक्शन होगा, तब ये क्या होगा, 1 1 होगा, यानी एक एक होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक एक बोलो या एक ही बोलो, तब तो ये एक ही फंक्शन होगा, यानी कि 1 1 फंक्शन होगा, है ना, एक ही फलन बोलेंगे हम इसको, है ना। अन्यथा, अभी इसको समझाता हूँ मैं, बहुत तरीके समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अन्यथा, अन्यथा ये बहु एक बन जाएगा। अब आपको लगेगा कि इसका पूरा मतलब क्या है ऐसे लिखने का, देखो ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको कि भैया एक बात बताओ, f ऑफ x1 का मतलब समझते हो क्या है, y1। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, जैसे मैं इसको अलग ही बना दूँ क्या, इसको अलग ही बनाऊँ क्या, रुक जाओ बस 1 मिनट रुको थोड़ा, है ना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। पूरा इसका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा आपको कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये समझो एक समुच्चय, ये समझो एक समुच्चय, अपना जो फलन है
वो x2y डिफाइंड है। ठीक है, x के पास क्या है, x1 x2 x3, इसके पास क्या है, y1 y2 y3। ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख के बता पा रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग बंदे अलग अलग से रिलेटेड है, यहाँ पर भी आप देख के बता पा रहे हो कि दो बंदे एक से रिलेटेड हैं, तो ये बहुएक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं x1, ध्यान से देखना, बड़ा सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सी और आप गलती कर जाओगे। x1 को y2 से लिंक कर दिया और इसको भी y2 से लिंक कर दिया। अब बताओ कि ये वाला है कि ये वाला है, मतलब ये जो चीज, ध्यान से देना है आंसर, है ना, दिखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, बस इसमें ट्रिकी चीज छुपी हुई है। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये एक ही है कि बहुएक है। बहुत सारे बच्चे देखते कहेंगे बहुएक है सर, क्योंकि एक से ज्यादा लोग तो इससे कनेक्ट हो गए। मैं कहूंगा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 और 2 तो अलग अलग चीजें ही हैं, लेकिन जब x यानी कि वेरिएबल में हमने लिख दिया, तो क्या पता कि x1 x2 बराबर ही रहे हो। कहने का मतलब है x1 की वैल्यू भी मान लो 5 रही हो और x2 की वैल्यू भी मान लो 5 रही हो, तो असलियत में हमने 5 ही लिख दिया, दोनों दो जगह, गलती से 2 जगह लिख दिया है। समुच्चय में आप जानते हो ना, समुच्चय में अगर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, तो हालांकि हम ये कहते हैं कि भैया कोई चीज़ बार बार रिपीट मत करो, एक बार लिख दी ना दोबारा रिपीट मत करो, लेकिन अगर किसी ने रिपीट कर दी ना तो भी टीचर नंबर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ठीक है वो लिखा जा सकता है, लेकिन वो एफिशिएंट तरीका नहीं है। भाई सेम चीज जो आ चुकी है उसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं? बट अगर लिख दिया जाए तो उसको टेक्निकली ऐसा गलत नहीं बोला जा सकता कि भाई आफत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है ऐसे ही, मान लो यहाँ पे 5 हो, यहाँ भी 5 हो, 5 गलती से 2 बार लिख दिया हो। जब 5 2 बार लिख दोगे तो यार है तो वो 5 ही, तो उसकी तो सेम ही एक ही इमेज है। असलियत में ये जो चीज है, ये कहने का मतलब है एक ही बार 5 लिख के इससे रिलेट कर दो, तो मतलब वो एक से ज्यादा लोग नहीं जुड़े हुए, एक से ज्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं। हमें धोखा हो रहा है। हमें क्या धोखा हो रहा है? हमें धोखा हो रहा है कि भैया ये दो चीजें थी अलग अलग चीजों के सेम इमेज है, तो बहु एक होना चाहिए। जबकि कहानी में पीछे क्या निकल के आया कि यार इसकी वैल्यू भी 5 थी, इसकी वैल्यू भी 5 थी। असलियत में ये 5 ही लिखा है दोनों जगह, तो आप एक जगह से हटा के एक बार ही 5 लिख दो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे 5 और यहाँ 5 लिखूं और इसको 1 से कनेक्ट कर दूं, या फिर मैं यहाँ पर 5 लिखूं और इसको 1 से कनेक्ट कर दूं, दोनों एक ही बात है। बट ये तरीका थोड़ा इनएफिशिएंट है, इसलिए ऐसे लिखने को मना किया जाता है कि भाई सेम चीज को आप 2 जगह क्यों लिखोगे यार। समझ में आई बात? तो ये अभी 1 ही है भाई, ये 1 ही है। क्यों? क्योंकि 2 दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ तो दिख रहा है कि 5 और 5 सेम है, यहाँ दिख रहा है 1 और 2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि x1 x2 कहीं बराबर तो नहीं था। अगर x1 x2 बराबर था तो बस ये धोखा था भाई, दिखने में अलग अलग थे नहीं, असलियत में अलग, वो एक ही चीज थी। तो एक चीज तो एक ही इमेज होगी यार, वो क्या गलत है फिर तो ठीक है, यानी कि वो एक ही बन जाएगा। इसीलिए जब भी आपको दिख जाए कि f of x1 f of x2 बराबर आ गया, f of x2 ये समझते हो ना, ये y लिखा हुआ है यार, ये y1 ही, ये y2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो y1 y2 मान लो अगर ऐसे आ गए, आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, चेक कर लेना कि कहीं x सेम तो नहीं थे। बात क्लियर हो गई इतनी? ठीक है, बात अगर इतनी क्लियर हो गई है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर ये अलग अलग हुए, तो अगर ये मान लो x1 x2 के बराबर नहीं हुआ तो ये बहुएक हो जाएगा, क्योंकि तभी अलग अलग रहेंगे ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर f of x1 f of x2 के बराबर है तो पहले हम चेक करेंगे कहीं x1 x2 भी तो बराबर नहीं थे। तो अगर ये बराबर तो ये भी बराबर। इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, कि भैया x1 की इमेज ये आ रही है ना, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो, x1 की इमेज y1 आ रही है, x2 की y2 आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि आपको देखो जब मैथमेटिकली कैसे चेक करना है, फिर से ये प्रोसीजर आप ठीक है समझ गए होगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर इमेजेस सेम दिख रही थी तो हमें देखना होगा कहीं प्री इमेजेस जो थी वो भी सेम तो नहीं थी, वो सेम थी तो एक ही है, नहीं तो बहुएक। ठीक है, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई फलन x टू y डिफाइंड है, x के पास m एलिमेंट है, y के पास n एलिमेंट है, तो टोटल कितने 1 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं,
यानी कि टोटल कितने एक ही फंक्शन या टोटल कितने बहुएक फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो उसको भी समझ लो। देखो मान लो फिर से फलन x टू y डिफाइंड है। फलन कहाँ पे डिफाइंड है? x टू y। और नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय x के पास है m, है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय y के पास है n, है ना। तो x टू y कुल कितने एकैकी फंक्शन खींचे जा सकते हैं? फलन, ठीक है, कितने एकैकी फंक्शन खींचे जा सकते हैं? तो इसका आंसर छुपा हुआ है कि भैया दो केस होंगे। पहला केस क्या कि यहाँ से NPM, पी समझ रहे हो ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना आपने, ठीक है, वही है चैप्टर नंबर, पुरानी बुक में 7वां था क्लास 11th में, नई बुक में 6ठा, ठीक है। तो ये NPM, ठीक है, ये कब होगा सर? ये तब होगा जब m जो है छोटा है या बराबर है n के, है ना। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो x के पास है, n क्या है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय यानी सेट y के पास है। और कोई भी एक ही फंक्शन बनेगा ही नहीं अगर m जो है वो बड़ा हो गया n से। बन क्यों नहीं रहा? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप यूँ समझो ना कि जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, या यूँ करते हैं इसके पास 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये x टू y अगर डिफाइंड है तो भैया m की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 2, है ना भाई, x के पास 3 लोग हैं। अब अगर आपको 1 फंक्शन बनाना है तो एक को एक से लिंक कर सकते हो। मान लो एक किसी को भी लिंक कर दो, मान लो 2 से लिंक हो गया, तो 2 मान लो 1 से लिंक हो गया। अब 3 किससे लिंक हो भाई? इससे लिंक कर दोगे तो ये फलन तो रहेगा लेकिन वो बहुएक बन जाएगा। बहुत सारे लोग किसी एक से रिलेट हो रहे हैं, हमें बहुएक बनाना नहीं है ना, बहुएक हमें बनाना नहीं है। और अगर हम इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे तो ये फलन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ खाली छूटनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये जो m है वो छोटा हो जाए तो एक एक फंक्शन बनाया ही नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी एक ही फंक्शन मिलेगा ही नहीं आपको। समझ में आ गया? और इसी तरह से सर अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि x टू y कुल बहुएक कितने बनेंगे, मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे, यानी कि कुल बहुएक फलन कितने बनेंगे, कुल बहुएक फलन कितने बनेंगे, तो आपको याद रखना है कि ये कितने बहुएक कितने बनेंगे। उसके लिए देखो, उसके लिए आप एक काम करो, है ना, उसके लिए आप ऐसे सोचो, कुल फलन जितने भी थे उसमें से आप एक एक फंक्शन घटा दो, है ना। जो ये एक ही फंक्शन आए हैं इनको घटा दो भाई, जो बचेगा वो बहुएक होगा। देखो जो फंक्शन होगा वो या तो 1 होगा या मैनी वन होगा, ठीक है, यानी कि या तो एक ही फंक्शन होगा या बहुएक होगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास एक ही फलन कितने हैं वो पता है मुझे, और कुल फलन कितने बनेंगे वो भी पता है। कुल फलन कितने बनेंगे? n की पावर m। याद करो हमने यहाँ पे देखा था, है ना, कुल फलनों की संख्या कितनी होती है? n की पावर m, है ना। कुल फलनों की संख्या कितनी होती है? n की पावर m होती है। फिर से, है ना, ये कुल फलन है। तो कुल फलन अगर n की पावर m था, उनमें से एक ही फंक्शन इस केस में कितने हैं? npm, यानी कि npm। लेकिन ये किस केस में है? जब m छोटा है या बराबर है n की, ठीक है। लेकिन तब क्या, जब m बड़ा हो जाए n से, तब आप बोलोगे कि भैया ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये बनेगा ही नहीं, सॉरी ये तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो यानी n की पावर m ही रहेगा, क्योंकि माइनस में क्या करोगे? 0 भाई, ये माइनस किया और इधर 0 माइनस करने पे वही रहेगा ना, लिखो ही मत, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। कुल फलन माइनस एक ही फलन, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑन टू फंक्शन, यानी आच्छादक फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है? फलन x टू y आच्छादक, ठीक है, या फिर इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन टू कहलाता है, या फिर इसको हम आच्छादी भी कहते हैं, है ना, सर्जेक्टिव।
यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। कहने का क्या मतलब है, अर्धात में जो लिखा है ना, वही समझाने जा रहा हूँ। कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक y जो कि सेट y से है उसके लिए x बैठा हुआ होना चाहिए समुच्चय x में, यानी x उसका, ठीक है, एक प्री इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो सर कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये x है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये समुच्चय x है, ये समुच्चय y है, फलन x टू y डिफाइंड है। यहाँ पे मान लो x1 है, यहाँ पे मान लो x2 है, यहाँ पे मान लो x3 है, ठीक है। यहाँ पे समझो ये y1 है, ठीक है, ये समझो y2 है, ये समझो y3 है ना। और एक और उदाहरण ले लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार प्रत्येक y रिलेट होना चाहिए किसी न किसी x से। फलन के अंदर कोई भी y भी छूटना नहीं चाहिए। देखो यहाँ से तो कोई छूट ही नहीं सकता, नहीं तो फलन ही नहीं होगा। अब ऑन2 बनने के लिए यहाँ से भी कोई छूटना नहीं चाहिए भाई, कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना। जैसे मान लो x1 y1 से रिलेट हो गया, y2 वस्तु है, ये इससे हो गया और ये मान लो इससे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ऑन2 देखने के लिए यानी आच्छादक देखने के लिए बस ये देखना है कि यहाँ पर कोई खाली तो नहीं रह गया। y1 को तीर लग रहा है, y2 को भी लग रहा है, किसी को भी, कोई भी बचा नहीं, सबको तीर लग गया, मतलब सब की प्री इमेज है, यानी जितने भी y हैं उनके लिए x बैठा हुआ है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रत्येक y के लिए समुच्चय x में यानी इसमें x का अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि जब भी हम f ऑफ x रख रहे हैं तो y मिल रहा है, यानी हर एक y के लिए x बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, मान लो ये है y4 भी है यहाँ पे, ठीक है, x1 मान लो इससे रिलेट हो गया, ठीक है, और ये मान लो इससे रिलेट हो गया, ये मान लो इससे रिलेट हो गया, और यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे ये छूट गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ये मान लो इससे रिलेट हो गया, यहाँ पे दो लोग छूट गए, है ना। या फिर मान लो, चलो, है ना, दो भी छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी छूट सकता है। तो मतलब अगर कोई भी छूट गया, कम से कम एक कोई छूट गया जो किसी की इमेज ही नहीं है, यानी कि ये y3 किसी की इमेज नहीं है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है, y4 भी किसी का प्रतिबिंब नहीं है, एक भी नहीं हो या एक से ज़्यादा नहीं हो, तो क्या, ठीक है, मतलब कम से कम एक छूट जाए तो क्या होगा, ये तब ये ऑन2 नहीं इनटू बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये आच्छादक है, ये क्या है, ये आच्छादक है, ठीक है, यानी कि ऑन2 है, ठीक है, ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम कैसे कर रहे होंगे जब हम इसको प्रूफ करेंगे, याद रखना, ठीक है। जो बाद में लिखा हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा समझना, ठीक है, कि हम इसको चेक कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू समुच्चय y, है ना, जितने भी y हैं, है ना, ये इम्प्लाई होना चाहिए, ये इम्प्लाई होना चाहिए कि f ऑफ x बराबर क्या आ रहा है, y, मतलब क्या कि हर y के लिए कोई ना कोई x बैठा हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हो, इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, कि भैया देखो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा समुच्चय होता है, जो पूरा का पूरा समुच्चय होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सहप्रांत, उसे क्या बोलते हैं, सहप्रांत, यानी कि कोडोमेन, ठीक है। और जिसको जाके तीर लग रहे, जो प्रतिबिंब बन जा रहा है ना, उनके समुच्चय को क्या बोलते हैं, परिसर। y1 y2 y3 को तीर लगा, इन सभी का समुच्चय बना दोगे परिसर बन जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे y1 y2 को तीर लगा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, परिसर। तो जो परिसर है यानी कि रेंज, जो परिसर है यानी कि रेंज वो बराबर होना चाहिए, है ना। ये रेंज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। तो यहाँ पर देखोगे कोडोमेन में तो सब आ रहा है पूरा y, लेकिन परिसर में दो ही लोग हैं, यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है। यहाँ पर देखोगे ये पूरा का पूरे समुच्चय में ही तीर जाके लग रहा है, यानी जितना परिसर उतना ही है समुच्चय दूसरा वाला, यानी कि उतना ही सहप्रांत, तो ये क्या है, आच्छादक है। बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है।
तो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है कि एक ऐसा फलन जो दोनों हो, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, यानी कि एक ही भी हो आच्छादक भी हो, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन यानी आच्छादी फंक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एक फलन x टू y एक एकी अथवा आच्छादक दोनों होगा, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक एकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फलन। तो ये समझ में आ गया, एक एकी आच्छादी मतलब बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, जो दोनों हो सर, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक एक ही तथा, है ना। तो ये कब बन सकता है सर, ये दोनों कब हो सकता है, दोनों में जब बराबर एलिमेंट हो तभी ऐसा हो पाएगा। आप एलिमेंट कम ज़्यादा कर दोगे ऐसा होएगा ही नहीं। ध्यान से देखना, ये x टू y गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर x1 x2 x3 है, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3 और यहाँ पे y4, मैंने अलग अलग एलिमेंट लिए, है ना। इसको मैं एक से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं और इसको इससे कनेक्ट कर दूं। अब y4 किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे फंक्शन को 1 1 तो रखना ही है। 1 1 रखना है मतलब कि भैया सबकी अलग अलग इमेजेस होंगी, ऐसा नहीं होगा कि दो लोग यानी भी एक से ज़्यादा लोग एक को ही तीर मार दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या यहाँ पे कुछ खाली भी नहीं छोड़ना था, तो इससे अच्छा क्या था, इससे अच्छा था भैया कि ये हो ही ना, ठीक है। एक मिनट, ठीक, बात समझ में आ गई। अगर आप किसी भी तरफ ज़्यादा कर दोगे, जैसे इधर ही ज़्यादा कर दोगे, यहीं पे x4 लिख दोगे, तो अब x4 किससे कनेक्ट हो भाई, मतलब कोई है नहीं। अगर आप इसको इससे करोगे तो ये बहु एक बन जाएगा, जबकि हमें एक एक भी बनाना है, आ गया 1 1 भी चाहिए यानी एक एक ही भी चाहिए और आच्छादक भी करना है, यानी यहाँ कोई छूटे भी नहीं और एक बंदा अलग अलग, एक बंदे को तीर मारे सब अलग अलग को तीर मारे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के एलिमेंट बराबर होते हैं। तो याद रखना कि बाइजेक्टिव फंक्शन में m और n बराबर होता है, यानी अगर इसके पास m एलिमेंट हैं, इसके पास n एलिमेंट हैं, तो पक्की बात है m और n बराबर होने चाहिए, तभी वो बन सकता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं कभी बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों, क्योंकि इधर का भी कोई ना छूटे उधर का भी कोई ना छूटे। एक बंदा एक से ज़्यादा तीर चला नहीं सकता, तो अगर 3 बंदे होंगे तो 3 तीर चलाएंगे और 3 ही को लगेंगे। तो यानी अगर यहाँ 3 है तो वहाँ भी 3 ही होने चाहिए, यहाँ 4 है तो वहाँ भी 4 ही होने चाहिए, यहाँ 5 एलिमेंट है तो वहाँ 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये भी आप याद रखना एक कंडीशन है बाइजेक्टिव फंक्शन की। समझ में आ गया। 1 1 ऑन टू जो होगा, 13वां और 14वां एग्जाम्पल इसी के ऊपर बेस्ड है, जो आपका उदाहरण संख्या 13 और 14 है ना, उसमें देखना यही कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको, ठीक है, समझने में। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो अब मुझे बताओ कि x टू y कुल 1 1 एंड ऑन टू कितने फंक्शन बन सकते हैं, यानी कि कुल एक एकी तथा आच्छादी। ठीक है, ये कितने बन सकते हैं भाई, देखो ये या तो बनेंगे m फैक्टोरियल, आप यहाँ पे n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो क्योंकि m और n बराबर है इस केस में, या फिर 0। ये कब बनेंगे सर, जब m और n बराबर है। ये कब बनेंगे सर, जब m और n बराबर नहीं है, जब m और n बराबर नहीं है, जब m और n बराबर नहीं है तो कोई बाइजेक्टिव फंक्शन बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में अगर आई है आपके, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आई है तब भी ले लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, है ना, रिवाइज जैसे करते रहोगे, ठीक है। ये हो गया। अब उदाहरण शुरू करते हैं, उदाहरण संख्या 7 से देखते हैं। अब देखो जो उदाहरण संख्या 7 है ना, ये काफ़ी आसान सा उदाहरण है, इसको समझो, लेकिन ये उदाहरण आपका जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना उसको क्लियर करने के बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए कि जो फंक्शन यानी फलन है वो a टू n डिफाइंड है, और फलन किस प्रकार है कि विद्यार्थी x का रोल नंबर, ठीक है, बताएगा। ये मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये मान लो कोई विद्यार्थी है जिसका नाम x है ना, फलन के अंदर ये पुट करोगे तो आउटपुट क्या देगा, उस विद्यार्थी का जिसका नाम आपने इसके अंदर पुट किया है उसका रोल नंबर आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f जो है वो एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो ये कितना सिंपल है सोचना कि यहाँ पे अगर हम पहले देखो, मैं लिख देता हूँ पहले क्या चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर जो समुच्चय A है ये क्या चीज़ है, कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। तो ये है कक्षा 10 के
50 या यूँ कह लो सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है ये। ठीक है, कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। और f ऑफ x है क्या? f ऑफ x है विद्यार्थी x का रोल नंबर रिटर्न करता है ये। ठीक है, और एक बात और याद रहे आपको कि जो फलन है ना सर, है ना, जो फलन है, यहीं पे लिख देता हूँ, जो फलन है ये a टू n डिफाइंड है। अब देखो इसको आगे बढ़ने से पहले या आगे जो मैं सॉल्व करूँ उससे पहले, है ना, अगर मैं एरो डायग्राम से समझाऊँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझो, ठीक है, ये है समुच्चय a, ठीक है, और ये है n, फलन यानी कि फंक्शन a टू n डिफाइंड है। ठीक है, जो ये a है ना, इसमें 50 विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जो a है वो क्या है, कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों को समुच्चय मान लो, इसमें 50 विद्यार्थी यूँ कह लो उनका नाम है। ठीक है, मान लो पहले का नाम क्या है x1, दूसरे का नाम क्या है x2, है ना, तीसरे का नाम क्या है मान लो x3, ऐसे करते 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 करते, ठीक है, और आखिरी वाले का नाम क्या होगा x50, क्योंकि 50 विद्यार्थी हैं। और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, n प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 2 3 4, इस तरह से करते करते भाई ये तो इनफाइनाइट है ना, हालांकि बीच में कहीं 50 भी आ रहा होगा मान लो, है ना, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, ये तो अनंत है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अभी यहाँ पे कैसे लिखना उसकी बात ना करूँ तो मैं यहीं से डिसाइड कर पाऊंगा कि भैया देखो हर बच्चे का एक रोल नंबर तो होगा, यानी कोई बच्चा यहाँ छूटेगा नहीं, यानी फलन तो है, खैर वो बोला भी है फलन है। ठीक है, तो हमें तो कोई उसकी टेंशन नहीं लेनी। और किन्हीं भी दो विद्यार्थियों का सेम रोल नंबर तो हो नहीं सकता। मान लो अगर आप, ठीक है, यहाँ पे हो और आपका रोल नंबर है 1, तो अब आपकी क्लास में किसी और दूसरे बच्चे का रोल नंबर 1 नहीं होगा भाई, है ना। मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर हो गया 2, तो अब जो बच्चे बच गए उनमें से किसी का भी रोल नंबर ना तो 1 हो सकता ना तो 2 हो सकता, है ना। तो इसी तरह से तीसरे बच्चे का मान लो रोल नंबर 3 है, चौथे बच्चे का 4 है, पांचवें बच्चे का 50 है, 5 है, इस तरह से 50वें बच्चे का मान लो रोल नंबर 50 होगा। तो यहाँ पे देखोगे एक बच्चा एक रोल नंबर, एक बच्चा एक रोल नंबर, सबका अलग अलग रोल नंबर है। तो फंक्शन तो 1 1 हुआ भाई, एक एक ही तो हो गया ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक ही रोल नंबर हो, यानी बहु एक बने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बहुत सीधी सी बात है भैया, ठीक है, हम बोलेंगे किन्हीं भी दो विद्यार्थियों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, है ना। किन्हीं भी दो विद्यार्थी या दो से ज्यादा विद्यार्थी, कुछ भी कह लो, मतलब किन्हीं भी दो विद्यार्थियों का समान रोल नंबर नहीं हो सकता, समान रोल नंबर नहीं हो सकता। मतलब सबका अलग अलग रोल नंबर होगा, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो फलन है वो 1 1 है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज बोली गई थी कि जो फलन है ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई हम ये दूसरा वाला सेट देखते हैं कि इसमें कोई खाली ना छूट जाए। अब मुझे एक बात बताओ यार, जैसे यहाँ पे 50 आ रहा है वैसे यहाँ पे 51 भी रहेगा, 52 भी रहेगा, ऐसे डैश 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 बहुत सारे इनफाइनेट रहेंगे, जगह नहीं तो मैं तो दिखा नहीं पा रहा, है ना। अब आप देखो 50 तक तो सब कुछ ठीक है, कवर हो रहा है ना, 1 किसी की इमेज है, 2 किसी की इमेज है, लेकिन 50 के बाद क्या। अब बच्चे ही 50 है लेकिन यहाँ गिनतियाँ इनफाइनेट लिखी हुई हैं, तो 50 के बाद का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो भाई, 50 उठा, 51 उठा लो, 52 उठा लो, है ना। 50 के बाद मतलब 51 उठा लो, 52 53, ठीक है, 1001 कुछ भी उठा लो, वो किसी का रोल नंबर नहीं बन पा रहा होगा, मतलब वो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा होगा, यानी कि आच्छादक नहीं है। ये दिखाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी चीज़ को ना दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। तो आप इनमें से कुछ भी उठा लो, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ, ठीक है, यहाँ
जो 51 है, 51 वो समुच्चय n दूसरे वाले में है ना बिलोंग करता है, परंतु 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 यह किसी x का प्रतिबिंब नहीं है, किसी x का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है। इसका मतलब कि जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं और उदाहरण संख्या 8 देखते हैं। उदाहरण संख्या 8 में क्या कह रहा है कि देखो एक फलन है, ठीक है, फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। ठीक है, ये फलन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, देखो सर n to n है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है। कह रहा है कि ये जो फलन है ये एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, ऐसा सिद्ध करो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है, पहले पार्ट में बात करते हैं एक ही है या नहीं है, ये कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैंने कहा फॉर ऑल, ठीक है, x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं, x कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ से, पहले वाले समुच्चय से, हालांकि यहाँ पे दोनों ही यानी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, माना कि अगर कहीं हमें ऐसा धोखा हो गया कि f ऑफ x1 बराबर आ रहा है f ऑफ x2, यानी कि x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट जो x में है उनकी इमेज हमें बराबर आती हुई दिख गई, मतलब हमें ऐसा आते दिख रहा है कि भाई x2 और x1 दोनों की सेम इमेज दिख रही है, हमें देखने में लग रहा है मैनी वन, लेकिन हम चेक करेंगे कहीं दोनों बराबर तो नहीं आपस में, मतलब ये भी 5 हो ये भी 5 हो, ये वाला केस आ गया है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर दोनों बराबर होंगे तो सिर्फ में एक ही चीज़ है, वो हमें बस दिख दो हैं x1 और x2। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, कहीं से भी हमें ये लाना पड़ेगा कि x1 x2 बराबर है या फिर नहीं है, क्लियर करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, डेफिनेशन से ही। देखो यार, यहाँ पे अगर आप x पुट करते हो तो आपका आउटपुट मिलता है 2x, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर आप 4 पुट करोगे तो मिलेगा 2 × 4, ऐसे ही आप x1 पुट करोगे 2 × x1 मिलेगा, x2 पुट करोगे 2x2 मिलेगा, यानी कि f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x1 और x2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x2। यहाँ से आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। तो इसका मतलब भैया सीधा सीधा कि जो फलन f है ये एक ही है, ठीक है, 1 1 तो है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, फलन क्या है, एक ही है, ठीक है, फलन क्या है, एक ही है, यानी कि 1 1 तो है, ठीक है, 1 1 तो है। अब आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब ऑनटू है कि नहीं, मतलब आच्छादक है कि नहीं, हालांकि हम बोला आच्छादक नहीं है ऐसा सिद्ध करो, तो जाहिर सी बात है ना, चांसेस है कि नहीं होगा, बट फिर भी ऑनटू के लिए हम करते क्या है, वो प्रोसेस याद रखना कि देखो सबसे पहली बात कि जो अपना फलन है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, वो क्या है लिख लो। फिर आपको हर बार एक काम करना है ना, इसका सबसे सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको रिप्लेस कर दो y से, क्योंकि आपको पता है ना एफ ऑफ एक्स बराबर y होता है, ठीक है। तो y बराबर क्या मिल गया 2x। अब इसको आप x इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, यानी x को अकेला बचाना है आपको, कहने का मतलब है बाकी सब एक तरफ, तो 2 जाएगा डिवाइड में, यानी x बराबर y बटे में 2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा y बटे में 2। अब यहाँ से आपका काम ये रहता है कि या तो आप इसका परिसर निकाल लो, या तो आप इसका परिसर निकालो और दिखा दो कि भाई परिसर बराबर आ रहा है कोडोमेन के, यानी सह प्रांत के, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर परिसर सह प्रांत के बराबर आ गया तो फंक्शन ऑनटू होगा और अगर नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर आप ये दिखा लो कि भैया यहाँ पर जितने भी y हैं है ना, वो किसी ना किसी की इमेज है, किसी ना किसी की इमेज है, बात एक ही है सर, जितने भी y है किसी न किसी की इमेज है, मतलब सहप्रांत परिसर बराबर ही है, कहने का मतलब वही है। अब हम ये चीज़ कर कैसे पाएंगे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि यार देखो ये भी n है ये भी n है ना, मतलब क्या, मतलब क्या, ध्यान से देखना, ठीक है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक गया,
ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट क्या है ना, एंड टू एंड डिफाइंड है अपना फलन, एंड टू एंड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फलन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये वाला एक्सप्रेशन जैसा भी हो, ठीक है, आंसर बदल सकता है कि अगर ये बदल जाए तो, जैसे अगर यही फलन एन टू एन ना होकर मान लो आर टू आर होता, जो कि अगला क्वेश्चन आएगा भी आपको देखने को मिल जाएगा, सेम चीज़ रहेगी एफ एक्स इक्वल टू 2x, बट उसमें एन टू एन की जगह आर टू आर दे देंगे तो कहानी बदल सकती है। क्यों बदल जाती है वो समझा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे बस ये सिद्ध करना है कि ये आच्छादक नहीं है, नहीं होने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं क्या y कुछ भी पुट कर सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं सर, आप y कुछ भी तो नहीं पुट कर सकते हो, आप y नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि y कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। x कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। अच्छा, अगर मैं y को नेचुरल नंबर लूँगा तो x भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। हर एक y के लिए x बैठा होना चाहिए, तभी तो y उसकी इमेज बन पाएगा और x उसकी प्री इमेज बन पाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि चलो यार, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि y बराबर 1 जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देखो y कहाँ से? नेचुरल नंबर से, है ना, ये बिलोंग करता है, परंतु हम बोलेंगे, ऐसे एग्जांपल दे दो ना, हम बोलेंगे यहाँ y बराबर 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर मैं y की जगह 1 रख दूंगा तो x कितना हो जाएगा? 1/2। y की जगह 1 रखते ही x क्या हो जाएगा? 1/2। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि यार अगर मैं y को 1 पुट कर रहा हूँ तो x क्या हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है सर। क्योंकि देखो, फिर से समझा देता हूँ मैं आपको, है ना, मैं फिर से समझा देता हूँ कि y कहाँ से आएगा सर? यहाँ से, यानी नेचुरल नंबर, और x कहाँ से आएगा? यहाँ से, भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर मैं y को 1 रख रहा हूँ तो 1 वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन 1/2 बन जाएगा उस केस में x, और x नेचुरल नंबर नहीं होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो यार कि अगर y 2x है यानी कि y हमेशा इवन रहेगा यहाँ पे, तो जितने भी ऑड नंबर है ना, किसी को भी उठा लो भाई, x का 2 गुना y आ रहा है, x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का 2 गुना नेचुरल नंबर ही आता है, इवन नंबर आता है ना। यानी कि ऑड वाले तो सब छूट जाएंगे, ऑड वाला को तीर ही नहीं लगेगा। ऐसे भी सोचो ना, x को आप 1 रखोगे 1 दूनी 2 हो जाएगा, x को आप 2 रखोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? 4। 3 रखोगे 6 हो जाएगा। तो ये ऑड वाले छूट जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अब जो कोई भी y छूट गया तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई अगर y मैं 1 ले रहा हूँ तो उसके लिए x 1/2 होना चाहिए था, 1/2 है ही नहीं, मतलब इस y के लिए कोई x बैठा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो चाहो तो कि परिसर उसके बराबर नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जा रही है, या फिर एक एग्जांपल दे दिया ना कि ये नहीं है, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो? सीधा लिख सकते हो कि y बराबर 1 के लिए कोई x नहीं है, इसलिए जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, अभी अपना जो केस चल रहा था वो n to n वाला था, r to r वाला नहीं। ठीक है, चलो ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अब अगला उदाहरण देखो, सेम क्वेश्चन बट वहाँ पे चेंज कर दिया गया है ना। कहाँ पे चेंज किया? यहाँ पे, कि फलन जो है ये r डिफाइंड है और f ऑफ x कितना दिया गया है? 2x, है ना। अब पहला पार्ट जो हम चेक करेंगे एक एक ही है कि नहीं, उसके लिए तो भाई मान लेते हैं x1 x2 संबंधित है, पहला क्या है? r, है ना। तो यहाँ से फॉर ऑल इतना माना कि अगर हमें इमेजेस बराबर दिख गई, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर अगर गलती से भी दिख गया एफ ऑफ एक्स 2 के, तो हम चेक करेंगे x1 x2 बराबर है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? देखो, एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x 2x, यानी जो भी पुट करते हो उसका डबल आता है, तो x1 पुट करोगे तो इसका डबल आएगा, और यहाँ से पुट करोगे x2 तो इसका डबल आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा। अब जैसे ही इतना हुआ, हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो फलन है वो एक एक ही, यानी 1 1 है, ये एक एक ही है। बात समझ में आ रही है इतनी, है ना, ये एक एक ही है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। आगे का प्रोसीजर फिर से वैसे ही चलेगा भाई, आगे का प्रोसीजर फिर से वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स कितना है? 2x। मैंने क्या कहा कि जब भी आपको ऑन टू यानी आच्छादक है या नहीं है चेक करना है, तो इसको रिप्लेस कर दो y से,
तो y बराबर क्या हो गया 2x। यहाँ से सोच पाते हो तो यहाँ से भी सोच सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं कि x को एक तरफ बचाओ y/2 लिखो। हालांकि कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें भी यहाँ से भी सोच पाओगे आराम से, ठीक है। बाकी यहाँ से भी सोच लो, आपकी इच्छा भैया, ठीक है। अब फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जो फलन है वो तो इस बार R2R है ना। अब यहाँ पे आप कोई भी, आप सिंपली सोचो ना, यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखते हो, y/2 भी रियल नंबर रहेगा, है ना। तो यहाँ से आप जैसे पिछली बार क्या था, y की जगह 1 रख रहे थे तो ये 1/2 बन जाता है x। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार अगर y को आप 1 भी रख रहे हो, ये 2 तो 1/2x क्या बनना चाहिए, रियल नंबर। तो 1/2 रियल नंबर तो होता है, भले नेचुरल ना होता हो। तो ये कहानी थोड़ी अलग है। अब हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल देके प्रूफ नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को नहीं प्रूफ करना है तो एग्जाम्पल काफ़ी होता है। अगर कोई चीज़ है, क्योंकि अब यह लग रहा है कि होगा, क्यों? क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो। वाई देखो कहाँ से आ रहा है, वाई कहाँ से आ रहा है यहाँ से, एक्स कहाँ से आ रहा है यहाँ से। बस आपको ये सोचना होता है इतना लिखने के बाद कि अगर मैं वाई को रियल नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पर जो भी चीज़ बनेगी वो क्या है, एक्स है, वो क्या होना चाहिए, वो भी रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? हाँ, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, उसका आधा भी रियल नंबर ही होता है ना भाई। वाई कोई रियल नंबर है, उसका हाफ करोगे रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, y/2 भी क्या होगा, रियल नंबर। y/2 क्या चीज़ है, y/2 x है, यानी x भी क्या होगा, रियल नंबर। यानी कि जितने भी y हैं यहाँ पे उनके लिए x बैठा हुआ है रियल नंबर में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फलन f जो है ये आच्छादक है ना। आच्छादक है बोला था ना, ठीक। बात क्लियर हो गई, ठीक है खतरनाक सा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा से। और एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको बाद में PDF डाउनलोड नहीं करनी है तो, बाकी करनी है तो ठीक है छोड़ भी सकते हो, है ना। मैं सामने से हट गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। तो देखो यार, सेम क्वेश्चन, बस ये बदल दिया तो यहाँ पे आच्छादक नहीं है ऐसा आ रहा था, जबकि यहाँ पे ये बदला तो ये आच्छादक है आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 10। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f1 और f2 बराबर 1 है और x अगर बड़ा है तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो ये जो फंक्शन है n2n अगर डिफाइंड होते हैं, आच्छादक तो है किंतु एक एक ही नहीं है। तो पहले देखो भैया, फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा सबसे मेन रहता है ना। डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है। तो n में डिफाइंड है ये, यानी n2n, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप 1 पुट करोगे या फिर अगर आप 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू 1 ही आनी है। अगर x 1 से बड़ा पुट करोगे, अगर x 1 से बड़ा पुट करोगे तो f(x) की वैल्यू कितनी आनी है, x - 1 आनी है। आगे बात समझ में, आगे बात। इसी चीज़ को पता आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को कि भैया f(x) की वैल्यू 1 आती है या फिर x - 1 आती है। 1 कब आती है, जब x बराबर 1 हो या 2 हो। और ये कब आती है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है 1 नहीं शायद 2 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 2 हो, है ना, ग्रेटर देन 2 हो भाई। ये मतलब है ना इस क्या कहने का। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये दो अलग अलग जगह पे, उसका सेम मीनिंग ये है कि f(x) या तो 1 होगा या फिर f(x) x - 1 होगा। f(x) 1 कब होगा, जब x की जगह 1 या 2 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे या x की जगह 2 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। और अगर x की जगह 2 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर रखते हो, है ना, क्योंकि x नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो f(x) ये होगा। आप कैसे भी कर सकते हो यार, सिंप्लीफाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। खैर अभी आप चाहो तो ऐसा लिख लेना, मैं जगह चाहिए मुझे थोड़ा ज़्यादा, चलो यहीं से काम चल जाएगा अपना, है ना। अब पहली बात करते हैं भैया, एक एक है कि नहीं। हम बोलेंगे देखो यार, हम बोलेंगे f(1) बराबर है f(2) के, कितने के बराबर है, 1 के। परंतु 1 और 2 तो बराबर नहीं है, इसका मतलब एक एक ही नहीं है, क्योंकि यार दो अलग अलग लोगों की सेम इमेज आ गई ना, 1 और 2 की। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अच्छा अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक है कि तो ये नहीं है भाई।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, पहली बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपको क्लियर ये तब होगा ज़्यादा जब मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम से बनाता चलूँ, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ध्यान से देखना, पहली बात तो फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है ये देखा जाता है, तो n to n है, तो ये क्या है सर n, ये भी क्या है, ध्यान से देखना, ये अपना फलन, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 है ना, ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। चलो थोड़ा और लिख देते हैं 5 6, क्लियर हो रही बात, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि अगर आप 1 पुट करोगे तो y 1 मिलेगा, यानी x की जगह 1 पुट करोगे तो y 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे तब भी 1 मिलेगा भाई, 2 पुट करोगे तब भी 1 मिलेगा। तो यहीं से आपको दिख गया होगा मैनी मन है, बहु एक है, इसलिए एक एक ही तो नहीं है, ऐसे भी दिख गया होगा। हालांकि अभी हम आच्छादक पे अटके हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो जरा, यहाँ से देखो, अब 1 तो इमेज बन गया है, बाकी हमें टेंशन लेनी है इसकी कि ये क्या किसी से लिंक हो पा रहे हैं क्या, ये क्या किसी से लिंक हो पा रहे हैं क्या। तो 2 कब मिलेगा, देखो फंक्शन क्या है सर, है ना, फंक्शन था f(1) f(2) 1 है, तो ये तो खैर इन्होंने तो इतना काम कर दिया है ना, f(1) बराबर f(2) बराबर 1, तो 1 और 2 के लिए तो ये हो गया था, है ना। तो उसकी तो हमें टेंशन नहीं लेनी, इसकी इमेज मिल गई। अब x अगर 2 से बड़ा है तब f(x) क्या था, x माइनस 1, तो f(x) को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, y से, तो y बराबर क्या आ गया, x माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 1। अब जरा सब y के लिए देखो, जो y बचे हुए हैं, 2 बचा हुआ है, इसकी जगह 2 रख के देखो, अगर आप y की जगह 2 रखोगे तो 2 + 1 3, यानी कि 3 बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है ना। तो यानी कि अगर y 2 रखोगे तो उसके लिए 3 बैठा हुआ है, या फिर यूं कह लो x की जगह 3 रखो यार, भाई 2 से बड़ा है ना, x की जगह 3 रखो, 3 में से 1 गया 2, y 2 आ जाएगा। x की जगह 4 रखो, 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 से रिलेट हो जाएगा। x की जगह 5 रखो, 5 में से 1 गया 4, भैया सबसे रिलेट हो जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि भैया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, है ना, दिस सेट, है ना, इन दोनों को मिला के बोल रहा हूँ मैं, सारे y, चाहे वो y की वैल्यू 1 ले लो या 1 से बड़ी ले लो, है ना। 1 लोगे तो ये दोनों काम कर देंगे, और इससे बड़ी लोगे तो ये नीचे वाले से काम चल जाएगा। मतलब जितने भी y हैं जो इस सेट में बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट, अच्छा हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n मौजूद है। इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादक है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, मौजूद है कि f(x) बराबर y हो, ठीक है, f(x) बराबर y हो, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब ये 10वां भी हो गया, अब 11वें की बात करते हैं। 11वें में देखो, फलन f(x) बराबर है x² के, और f कहाँ से है, R to R डिफाइंड है, f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, R to R डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें दिखाना है फंक्शन एक है कि नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, नहीं वाले में खुश होया करो यार, एक एग्जाम्पल तो आगे बढ़ो भैंस की आँख, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, है ना, एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो यार। देखो अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तब भी आपको 4 मिलना है, -2 पुट करोगे तब भी 4 मिलना है, तो वो है ना, ऐसे भी हो गया। लेकिन अगर आप तरीके से ही करना भी चाहते हो तो ऐसे भी, देखो आप इसको उदाहरण देके भी बढ़ सकते हो आगे कि भैया f(2) बराबर है f(-2), क्योंकि 2 पुट करोगे तब भी 4, ये करोगे तब भी 4, लेकिन 2 और -2 बराबर नहीं होते हैं, तो ये भैया 2 अलग अलग लोगों की सेम इमेज है, तो इसलिए एक ही तो नहीं है। बाकी अगर आप तरीके से करना चाहते हो जैसे आप तक करते आए हो, तो आप बोलोगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस सेट R, ठीक है। माना कि अगर हमें गलती से भी ऐसे दिख जाए कि f(x1) बराबर आ रहा है f(x2) के,
तो इसका क्या मतलब है, एक्स पुट करने पे एक्स स्क्वायर मिलता है, तो एक्स वन पुट करने पे एक्स वन स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे एक्स टू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू होगा ना भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि एक्स वन बराबर एक्स टू होगा या फिर एक्स वन बराबर नहीं होगा एक्स टू से। अब भैया एक ही होने के लिए हर केस में होना चाहिए था, कुछ केस में तो हो रहा है लेकिन कुछ केस में नहीं भी तो हो रहा है। एक केस में भी नहीं हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ तो बहुत सारे केस मिलेंगे खैर आपको, है ना। तो इसका मतलब जो फलन है वो एक ही नहीं है भाई। ये मत बोलना कि यहाँ तो आ गया बराबर यहाँ और यहाँ नहीं आया, तो यहाँ आ गया तो इसलिए होना चाहिए, नहीं भाई। एक भी एग्जाम्पल में अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं मानेंगे, फिर इसकी नहीं चलेगी। फलन एक ही नहीं है, फलन एक ही नहीं है भाई। क्लियर हो गई है अगर बात, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये आच्छादक है कि नहीं, है ना। अब एक एग्जांपल देके आगे बढ़ सकते हो, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना। अब आपको पता है कि इस सेट में भी सारे रियल नंबर हैं, इस सेट में भी सारे रियल नंबर हैं। मतलब यहाँ पर देखो नेगेटिव नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव वाले भी होंगे। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव वाले भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव वाले भी होंगे, है ना, क्योंकि ये R2 आ रहा है भाई। अब इसके एलिमेंट तो मैं लिस्ट कर नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर दो नंबर लोगे उनके बीच में फिर से इन्फाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया समझाने के लिए बस। ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो यार अब x का स्क्वायर देखो ना, ये क्या है y, तो y बराबर है एक्स स्क्वायर, यहीं पे छोड़ दो इसको। एक्स स्क्वायर करके y मिल रहा है, तो क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे y नेगेटिव मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे y नेगेटिव मौजूद हैं, वो किसी की इमेज बन पाएंगे क्या, कोई भी नेगेटिव y किसी का प्रतिबिंब बन पाएगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा ना भाई। तो बस एक उदाहरण दे दो, मैं बोलूँगा देखो y बराबर -2, जैसे y बराबर -2 रियल नंबर तो है, परंतु यहाँ कोई x बिलोंग्स टू R ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि f ऑफ x बराबर -2i। ठीक है ना भाई, -2 इसमें है लेकिन f कुछ भी x पुट कर लो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छा समझना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो यार, f ऑफ x बराबर ये आ जाए। ठीक है ना, ये आए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मत बोलना मैंने बराबर लिख दिया इसका, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बात क्लियर। इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, 11वां भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं 12वें की। 12वां भी आसान सा बट थोड़ा लेंथी है बस, है ना। 12वें में क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन fn2n एक तथा आच्छादक दोनों ही है। ठीक है, दोनों ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, पहली बात तो फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। ठीक है, फलन n2n डिफाइंड है। ठीक है, फलन की परिभाषा क्या है सर, कि ये या तो x+1 देगा या फिर ये x-1 देगा। x+1 कब देगा, जब x क्या हो विषम। अब अच्छे से लिखना, मैं तीर बना के लिख दे रहा हूँ यार समझाने के लिए बस, है ना। x क्या हो विषम, और x-1 क्या देगा, जब x क्या हो सम। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, ठीक है, ऐसे तीर मत बनाना आप। ठीक है, तो मैं मिटा ही देता हूँ बल्कि। ठीक है, यहाँ पे x विषम है और यहाँ पे क्या है, सम है। ठीक, तो यहाँ पे हम ना अलग अलग केस बनाएंगे। अलग अलग केस क्या बनाएंगे, पहले एक एक ही चेक करते हैं, है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे केस वन। ठीक है, जब x1 विषम है, x1 विषम तथा x2 अगर आपने सम ले लिया।
तब क्या होगा, तब मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया, देखते हैं ऐसा होगा भी कि नहीं, ठीक है। तब मान लेते हैं f(x1) अगर बराबर आ रहा है f(x2) के, तब देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो x1 क्या है, x1 विषम है, तो विषम वाली परिभाषा लगेगी, यानी कि x1 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर x विषम पुट करते हो आप तो ये x + 1 देता है। लेकिन x2 यहाँ पे क्या लिया है, सम, अगर आप सम पुट करते हो तो x - 1 देता है, यानी कि x2 पुट करोगे तो x2 - 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ से x1 को उधर ले जाओ, x2 - x1 क्या बन जाएगा, x2 - x1, और -1 चलाओगे तो 1 1 2। अब देखो यार ये क्या था, x2 था सम, उसमें से क्या घटा रहे हैं हम, x1 क्या चीज़ है भाई, x1 है विषम। क्या ये कभी हो सकता है सम, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये सम है, ये सम है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये रहा रीजन, क्योंकि सम माइनस विषम सम नहीं हो सकता। याद रहे यहाँ पे इसको हमने सम लिया, x1 को विषम लिया, हमने देखा है तो सम आ गया। कोई भी नंबर ले लो आप सम, जैसे मैंने 8 लिखा, उसमें से आप कोई विषम संख्या घटाओ, मैंने मान लो 3 घटाई, तो हमेशा विषम संख्या ही आती है। सम में से विषम घटाने पे विषम संख्या ही आती है, आप चाहे करके देख लेना, ठीक है। कभी सम संख्या नहीं आएगी, जबकि यहाँ तो आ गया, मतलब ये केस ही पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि एक सम लो एक विषम लो, इसको हटाओ, है ना। इसी तरह से, है ना, इसी प्रकार जब ये केस पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं इसके लिए। इसी प्रकार अगर मैं x1, ठीक है, इसी अगर मैं x1 को भी समझा तो x1 को सम ले लो, है ना। इसी प्रकार केस 2 या केस सेकंड, जिसमें x1 सम हो तथा x2 विषम हो, है ना, ये भी संभव नहीं है। इसी प्रकार करके देखोगे ऐसे कुछ आएगा, संभव नहीं, ठीक है। अब केस 3 की बात करते हैं, केस 3 या थर्ड केस, जब x1 सम हो और x2 विषम हो। ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। अब मान लेते हैं f(x1) बराबर है f(x2) के। तो देखो x1 सम है, जब x1 x2 दोनों, कोई एक मान लो दोनों सम है, ठीक है। तो यहाँ से माना f(x1) अगर हमें बराबर दिख गया, आप देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका क्या मतलब भाई, देखो दोनों सम लिया हमने, सम में क्या डेफिनेशन है, x - 1, यानी कि यहाँ पे x1 - 1 मिलेगा और यहाँ पे x2 - 1 मिलेगा। तो -1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 मिल गया। इसका मतलब फलन एक ही है। यह केस 1 के लिए है ना, या यूं कह लो बस ऐसे ही। चलो अभी एक ही बाद में देखेंगे, इतना हो गया ही छोड़ दो। इस केस के लिए आया ना अभी ये, ऐसे ही अगला केस बना ही लेते हैं पहले, फिर मिल के डिसाइड करेंगे पूरे के लिए, है ना। केस 4 है ना, जब है ना, इसी प्रकार है ना, जब दोनों मान लो x1 x2 दोनों विषम है, विषम है ना, दोनों क्या है, दोनों विषम हैं। अब अगर यहाँ पे आप f(x1) बराबर f(x2) करोगे तो देखो दोनों विषम होंगे तो क्या देंगे, x + 1 वाला, यानी कि यहाँ पे x1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे x2 + 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, x1 बराबर x2, है ना। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, देखो
ये वाला केस तो वैलिड ही नहीं है, चेक ही नहीं करना। ये वाला केस वैलिड नहीं है, चेक ही नहीं करना। इस केस में भी x1 x2 आ रहा है बराबर, इस केस में भी आ रहा है बराबर, मतलब बराबर है। अतः फलन एक एक ही है, बस हो गया। फलन एक एक ही है। बात समझ में आ गई? एक एक ही। आप इसको एक लाइन और लिख लेना, केस 1 2 3 व 4 से फलन एक एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना तो ले लो। अब आच्छादक की बात करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, आच्छादक के लिए अगला पेज ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, फलन जो है वो एंड टू एंड डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स क्या है साहब? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये कब है? जब एक्स विषम है। ये कब है? जब x सम है। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको हम, ध्यान से देखना। इसके लिए पहले फिर से ये एरो डायग्राम समझ लो। ये समझ जाओगे जब मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, तो वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना आसान रहेगा, आपको समझना आसान रहेगा। ठीक है, ये n टू n है भाई। फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? n टू n डिफाइंड है। ठीक है, देखो भाई, ये नेचुरल नंबर का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 अनंत नेचुरल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर भी अनंत नेचुरल नंबर होंगे। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोलता हूँ भाई, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर पार्ट ए है ना, जब x विषम है, जब x विषम है, ठीक है, तब f ऑफ x बराबर क्या होगा? x प्लस 1, है ना, सही लिखा ना? ठीक है, यानी कि f ऑफ x को y लिखोगे, y क्या होगा? x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर देखो, इस केस में अब x विषम है। अगर x विषम है तो x प्लस 1 यानी y सम होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, x क्या है? विषम, है ना। आप चाहो तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, है ना, सोचने का तरीका लेकिन सेम ही रहेगा। देखो, अगर x विषम है तो अगर आप x विषम रखोगे तो ये सम, है ना। या फिर आप चाहो तो मैं वैसे ही कर ही देता हूँ, जैसे मैं हर बार, वैसे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो हो जाएगा y माइनस 1, है ना। अब यहाँ से भी सोचो या वहाँ से सोचो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, देखो सोचेंगे हम ऊपर से आसान पड़ेगा यार, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा था। अगर x आप विषम रखोगे, है ना, x आप क्या रखोगे? विषम, तो यहाँ से, ठीक है, बल्कि इसमें यही सोचना आसान पड़ रहा है, ठीक है, यही रहने देते हैं। अगर आप x को विषम रखोगे तो x प्लस 1 यानी कि y सम आता जाएगा, यानी कि प्रत्येक सम y के लिए x मौजूद है भाई। अच्छा, आप रख के देख लो। भैंस की आंख, आप x को विषम सोचो कोई भी, जैसे पहला क्या मिल रहा है? 1, x को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 y 2 आ जाना है, x को 1 रखोगे y 2 आ जाना है। x विषम ही रख सकते हो, अभी सम वाला बात ही नहीं कर रहे हम। x को तो 1 के बाद कौन सा विषम मिल रहा है? 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 y 4 आ जाना है, यानी 3 से 4 लिंक हो जाएगा। ऐसे ही, है ना, 1 से 2 लिंक हुआ, 3 से 4 लिंक हो गया। अब आपको विषम रखना है 5 रखोगे तो 5 से 6 लिंक हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि अगर मैं x को विषम वाला केस ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, x को विषम वाला केस ले रहा हूँ तो सारे y तो ये कवर कर ले रहा है, सारे y ये कवर कर ले रहा है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल y, जितने भी y हैं, ठीक है, फॉर ऑल विषम y, ठीक है, फॉर ऑल, है ना, कौन सा, सॉरी, सम, फॉर ऑल सम y जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, यहाँ विषम x मौजूद है, विषम x बिलोंग्स टू n है ना, ताकि f ऑफ x बराबर y हो।
मतलब क्या, जितने भी विषम y थे वो तो इमेज बन रहे हैं, है ना, जितने भी विषम y थे वो तो बन रहे हैं, सभी विषम y प्रतिबिंब हैं किसी ना किसी x के, और किस x के असलियत में वो सम y विषम x के। ठीक है, ऐसे ही एक और केस लेते हैं यहाँ पे, केस बी। ठीक है, एक और केस लेते हैं, केस बी, ध्यान से देखना, केस बी। इस बार मान लेते हैं माना, या यूं कह लो जब, है ना, जब x सम है। अगर आप एक सम लोगे, है ना, तो देखो यार, तब एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, सम ले रहे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा x माइनस वन, यानी कि y क्या मिलेगा x माइनस वन, मैं ही छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो x आप सम ले रहे हो, x आप सम ले रहे हो, तो सम संख्या में से एक घटा दो, क्या बचेगा, ये विषम ही बचेगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्रत्येक या फॉर ऑल, हर एक y, ठीक है, ये सम y लिखो, सॉरी विषम y, प्रत्येक विषम y के लिए, ठीक है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मौजूद है। करके दिखा दूं, देखो सम x लिखो, जैसे आपने लिखा 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 बचेगा, यानी अगर ये 2 लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये 4 रखोगे, क्योंकि आपको सम रखना है, 2 के बाद 4 मिलेगा, 4 में से 1 3 आ जाएगा, यानी 4 3 को कवर कर लेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे 6 5 को कवर कर लेगा। तो आप देखोगे कि जो सम y थे वो विषम वाले की प्रतिबिंब बन जा रहे हैं, और जो विषम y है वो सम वाले x का प्रतिबिंब बन जा रहे हैं, सम विषम मिला के पूरा नेचुरल नंबर ही बन जा रहा है, यानी कि प्रत्येक y कवर हो जा रहा है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a व b से, है ना। अब हमें सम विषम की बात ही नहीं करनी, हम क्या बोल रहे हैं सीधा सीधा कि भाई a व b से अपन सीधा बोल सकते हैं, a व b से, है ना, प्रत्येक y चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, है ना, किसी ना किसी x बिलोंग्स टू n का प्रतिबिंब है। या फिर आप यूं कर सकते हो कि परिसर और कोडोमेन बराबर आ गया, आप ऐसे भी कह सकते हो यार, है ना। इसका मतलब फलन आच्छादक है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट भावनाएं ही रहेंगी भाई, जो भी हमारी भावनाएं हैं, ठीक है, वो यही कहती हैं। ठीक है, ये आ गया 12वां। अब बात कर लेते हैं 13वें और 14वें क्वेश्चन की। अब देखो, जो प्रश्न संख्या 13 और 14 है ना, ये जो बोला गया करने को, वो आप थ्योरेटिकली या फिर एरोडायग्राम से तो आसानी से बोल देते हो कि हाँ यार ऐसा ही होगा जैसा बोला गया, लेकिन जब आप इसको थ्योरेटिकली प्रूव करने जाते हो ना, तब आपके दिमाग में थोड़ा लोचा होना शुरू होता है, क्योंकि आप किस लॉजिक से जल्दी से करोगे वो समझ नहीं आता, और एक लंबी चौड़ी सी कहानी बन जाती है। कर तो लेते हो आप, लेकिन एक लंबी चौड़ी सी कहानी बन जाती है। तो वो कहानी ना बने, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं, है ना, छोटा सा सॉल्यूशन दूँ इसका, क्योंकि ये असलियत में बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं जितना बड़ा आप कर देते हो। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझ लो, है ना, और क्वेश्चन समझ लोगे अगर आप पहले एरो डायग्राम से, तो फिर से इसको प्रूव करना आसान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पर बोला गया पहले कि भाई सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f सदैव एक एकी फलन होगा। अब कमाल की बात यह है कि जो फलन है ये इस सेट से, जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट आते हैं, इसी सेट में डिफाइंड है, यानी यहाँ पर भी 1 2 3 ये एलिमेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे गिवन क्या है आपको, ध्यान से देखना, यहाँ पे गिवन क्या है आपको, यहाँ पे गिवन क्या है आपको कि जो f है ये आच्छादक है। f क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक है, ये आच्छादक है। अगर आच्छादक है भाई, तो इसका मतलब यही होगा ना कि जो यहाँ पर एलिमेंट है सेकंड सेट में, प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी x की इमेज रही होगी, कोई भी छूटा नहीं होगा, सबको जाके तीर लगा होगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ का एक बंदा एक से ज़्यादा तीर नहीं चला सकता, हर बंदे को एक तीर चलाना है, ना एक से कम तीर चला सकता है ना एक से ज़्यादा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा तीर ही ना मारे।
और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई बंदा एक से ज्यादा तीर चला दे। तो मतलब यहाँ का एक बंदा एक तीर चलाएगा तो कितने तीर चल सकते हैं? 3 तीर चल सकते हैं। यहाँ से तीर कितने चला सकते हो आप, है ना? कितने तीर यहाँ से निकल सकते हैं भाई? 3 ही तीर निकल सकते हैं। और जो टारगेट है निशाने पे वो 3 लोग हैं और तीनों को ही तीर लगने चाहिए, कोई भी यहाँ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर कोई छूट गया तो फलन आच्छादक नहीं होगा। लेकिन फलन आच्छादक है तो मतलब तीनों बंदों को तीर लगे। सोचो यार, अगर 3 तीर चलाने वाले और 3 लोगों को ही तीर लगना चाहिए, उससे कम को नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हर बंदा अलग अलग को निशाना बनाए। जैसे अगर 1 ने इसको निशाना बना लिया तो 2 उसको निशाना नहीं बनाएगा, 2 ने अगर उसको निशाना बना दिया तो इसका तीर वहां खर्च हो जाएगा। फिर 3 के पास 2 लोग बचेंगे, एक तीर से 2 निशाने लगा नहीं सकता। मेरे कहने का ये मतलब है, तो हर बंदे को अलग अलग निशाना लगाना पड़ेगा। अब वो किसको लगाते हैं वो एक अलग बात है, चाहे ऐसे लगा ले या फिर इसने इसको तीर मार दिया, उसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, कुछ भी हो, बट अलग अलग को तीर लगाएंगे, यानी 1-1 ही होगा। तो हम ऐसे तो समझ जाते हैं अपने दिमाग में, बट इसको हम प्रूव कैसे करें? मतलब इस चीज को लिखे कैसे जल्दी से, एक लंबी चौड़ी कहानी बनाए बिना, है ना? वो समझ लो। मैंने कहा एफ अगर आच्छादक है तो इसका मतलब जिन बंदों को तीर लगा है वो कितने हैं? 3। अब जिन बंदों को तीर लगा में से तीर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ क्या है ये? इमेजेस, यानी प्रतिबिंब कितने हैं? 3 हैं। तो इसका मतलब कुल प्रतिबिंब है ना? इसको ऐसे कर लो, कुल प्रतिबिंब कितने हैं? 3 हैं। तथा एक और बात अपने को पता है कि अगर ये फलन है तो पूर्व प्रतिबिंब तो इतने ही होंगे जितने इस समुच्चय के पास एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि सबको तीर मारना ही पड़ेगा, मतलब पूर्व प्रतिबिंब तो इतने ही होंगे जितने हैं, है ना? तथा पूर्व प्रतिबिंब हमें पता है, पूर्व प्रतिबिंब हमें पता है कि ये कितने हैं? ये भी 3 है भाई। तथा एक और बात पता है, तथा प्रत्येक x जो यहाँ पे है वो एक ही तीर चला सकता है, यानी कि जो भी x यहाँ पे बिलोंग करेगा वो एक ही तीर चला सकता है, मतलब उसका एक ही प्रतिबिंब होगा, है ना? प्रत्येक x का केवल एक प्रतिबिंब होगा, एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो नहीं सकता, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर किसी भी x ने 2 तीर चला दिए तो वो तो फंक्शन ही नहीं बनेगा भाई, है ना? तो एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों स्टेटमेंट को देखना है, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली स्टेटमेंट, है ना? देखो एक क्या कह रही है, 3 प्रतिबिंब होने चाहिए, मतलब 3 लोगों को तीर लगने चाहिए। 2 क्या कह रहा है, 3 ही पूर्व प्रतिबिंब है, मतलब 3 लोग तीर चलाने चाहिए। अब अगर ऐसा होता कि कोई कितने भी तीर चला दे तब तो भाई एक बंदा भी तीनों को तीर मार सकता था, बट ऐसा तो फंक्शन ही नहीं होता है भाई, वो तो फंक्शन ही नहीं होता है ना। यानी कि हमें एक और कंडीशन है फंक्शन के लिए, तीसरी वाली, कि प्रत्येक x एक ही तीर चलाएगा, यानी प्रत्येक x का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। हम बोलेंगे, है ना, ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी होगा जब प्रत्येक है ना, प्रत्येक x बिलोंग्स टू दिस, यानी या फिर आप प्रत्येक पूर्व प्रतिबिंब भी कह सकते हो, है ना? प्रत्येक x का अलग प्रतिबिंब हो। इसका मतलब F11 है, F एक ही है। फिर से समझा देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया भाई, F एक ही है। मैंने कहा बस आप इतनी बातों पे ध्यान दो कि 3 मारने वाले बंदे यानी पूर्व प्रतिबिंब कितने हैं, तीर लगना कितना को, 3 को। 3 मारने वाले बंदे, तीनों को तीर लगना चाहिए, ठीक है? कोई बंदा एक से ज्यादा तीर नहीं चला सकता, यानी 3 तीर चले हैं और 3 लोगों को लगने चाहिए, तो अलग अलग लगे होंगे ना भाई। इस बंदे ने जिसको तीर मारा, इस बंदे ने उसको मारा, तो ये बंदा इसको मार सकता, उन दोनों में से किसी को नहीं मार सकता, ठीक है? यानी कि अलग अलग बंदे अलग अलग तीर मारेंगे तभी ऐसा होगा। तो वही मैंने लिखा है, ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक x का अलग अलग प्रतिबिंब हो।
यानी कि f एक एक का मतलब ये होता है ना, अलग अलग को निशाना बना रहे हो। बात समझ में आ गई? आपको ऐसे भी याद रखना है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये मैंने आप डिस्कस करते हुए बताया था कॉन्सेप्ट में, कि अगर कोई फंक्शन आच्छादक भी है और एक भी है तो ऐसा तभी होता है, याद करो, जब मैंने कहा था इन दोनों के एलिमेंट बराबर हो। अगर इन दोनों के एलिमेंट बराबर हैं तो हमेशा अगर वो, ठीक है, एक बन गया तो दूसरा होगा ही होगा, अगर वो आच्छादक है तो वो एक ही हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सिंपल सी लाइन्स है। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण संख्या 14। अब देखो जो उदाहरण 14 है ये भी आसान है, इसको भी हम उसी लॉजिक से करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि एक एकी फलन ये जो है अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो देखो यार, ठीक है ना, फलन क्या है, फलन कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3, यहाँ से यहीं तक है भाई, यहीं तक है। ठीक है, अब मतलब देखो फिर से यहाँ समझ लो एक बार, आपके काम आएगा समझते हुए। ठीक है, कि भैया यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। ये कह रहा है कि फलन क्या है, एक ही है। गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, गिवन है कि जो फलन है, फलन एक ही है, एक ही है ना, एक ही मतलब अलग अलग बंदों ने अलग अलग को तीर मारा होगा, अलग अलग बंदों ने अलग को तीर मारा होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया प्रत्येक x कहाँ से आएगा भाई, यहाँ से। ठीक है, प्रत्येक x जो यहाँ से बिलोंग करता है, प्रत्येक x जो यहाँ से बिलोंग करता है के लिए अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग y बिलोंग्स टू इतना होगा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 3 लोग अगर अलग अलग तीर मार रहे हैं तो 3 को ही तीर मारेंगे, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अतः 3 पूर्व प्रतिबिंबों के लिए, है ना भाई, 3 लोगों के लिए, है ना, तीन अलग अलग प्रतिबिंब होंगे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मतलब जो परिसर होगा, ध्यान से देखना, जो परिसर होगा उसमें तीनों आ गए होंगे, परिसर में 1 2 3 ये तीनों लोग आ जाएंगे। सीधी सी बात है, फिर से समझ लो भाई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फलन एक ही है, इसके लिए प्रत्येक x के लिए अलग अलग y होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि 3x है ना, तो 3y की वैल्यूज भी होनी चाहिए, वही है मतलब, यानी कि 3 पूर्व प्रतिबिंबों के 3 अलग अलग प्रतिबिंब होंगे। अब जो भी प्रतिबिंब है उन्हीं का समुच्चय बनाते हैं तो परिसर मिलता है, ये है। तथा सहप्रांत क्या है सर, सहप्रांत में भी यही आ रहा है सर, 1 2 3। देखो ना, आपको ये सब कुछ मिल गया परिसर में और यही सब कुछ मिल रहा है सहप्रांत में। आपको पता है प्रांत और परिसर बराबर, सहप्रांत और परिसर यहाँ बराबर हो गए, है ना, यानी कि यहाँ पे परिसर बराबर आ गया सहप्रांत, परिसर बराबर आ गया सहप्रांत। इसका मतलब समझ गए होगे आप, फलन जो है, ठीक है, वो आच्छादक है। फलन जो है आच्छादक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं भाई, ठीक है, कि आपकी जो क्लास का टाइमिंग रहेगा वो TTS में रहेगा शाम को 9 बजे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, यहाँ पे आपको PDF मिल जाया करेगी लेक्चर अपलोड होने के 15 मिनट बाद। तो इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में शुरू करूँगा 1.2। थैंक यू।